तो हमारी इस रिपोर्ट से आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर बीएसई ग्रीनएक्स इंडेक्स क्या है और इसमें शामिल कंपनियों का प्रदर्शन कैसा है। इस इंडेक्स और पूरे शेयर बाजार के मौजूदा हालात के बारे में और विस्तार से समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महीना पर। बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए आज हमें। थैंक यू संदीप जी फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। थैंक यू सर। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीएसई ग्रीनएक्स इंडेक्स के ऊपर और बीएसई ग्रीनएक्स शेयर उन निवेशकों के लिए हैं जो एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस अपनाने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। क्या निवेशकों को बीएसई ग्रीनएक्स इंडेक्स के शेयरों में निवेश करना चाहिए या इन शेयरों में निवेश से पहले क्या निवेशकों को कुछ और फैक्टर्स या फंडामेंटल्स इत्यादि पर भी विचार करना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो सस्टेनेबिलिटी फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट हो चुकी है अभी, पूरे स्टेक होल्डर की बात कर लें, न केवल निवेशक की बात करें, पूरे स्टेक होल्डर जो जमात है अगर उसमें देखेंगे तो सारे लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि वो कंपनियां जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच है बिजनेस करने का और उसके साथ सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं जो कंपनियां, और साथ ही साथ एक अच्छे गवर्नेंस की तरफ इशारा करती हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो फॉरमोस्ट और भी चीजें दिमाग में है कि आजकल स्टेक होल्डर ज्यादा चीजें ये पूछते हैं कि कंपनियां हाउ डू कंपनी मेक प्रॉफिट्स, नॉट हाउ मच कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट। तो किस रास्ते से आप पैसे बना रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना, और किस रास्ते से मतलब ऐसी चीजें जो कि आने वाले दिनों में प्रकृति के लिए, एनवायरमेंट के लिए अच्छी हो कि नहीं हो, उन सारी चीजों पर लोग ध्यान देते हैं। और ऐसी एक पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था कि आने वाले दिनों में जो जेन जी है वो तकरीबन 75% जो है एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, और वो चीजें जो है वो उनके दिमाग में सरोपरि है कि जो भी कंपनियां ये ईएसजी नॉर्म्स में ज्यादा हैं वहीं पर वो काम करने की सोचेंगे या वहां पर निवेश करने की सोचेंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो कंपनियां ग्रीन की तरफ या एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं उधर की तरफ ज्यादा फोकस कर रही हैं, ऑल्दो फुटप्रिंट हो सकता है कि कार्बन फुटप्रिंट हो उनके, लेकिन तो उनका रेस्पॉन्स क्या होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी एक फैक्टर है, और कभी भी जब निवेश करेंगे आप तो वो एक सर्वोपरि मुद्दा जरूर रहता है, क्योंकि दुनिया में भी अगर आप देखें तो जो बहुत बड़ा ईएसजी फंड है तकरीबन 100 ट्रिलियन के ऊपर है जो कि निवेश करने के लिए पूरी दुनिया में अवसरें खोज रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पैसे आएंगे वो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहेंगे और इस सेक्टर में ग्रोथ भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ जो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनियां हैं, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनियां हैं, उनको लेके निवेशकों में जो जागरूकता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और वहाँ पे निवेश काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिख भी रहा है और ये आगे फ्यूचर में भी ऐसा जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं जारी रह सकता है। अच्छा सर, महंगाई लगातार ऊंचाई पर बनी हुई है, क्या किसी के स्टॉक पोर्टफोलियो पर इसका कोई असर होता है? अगर हाँ, तो निवेशकों को इस असर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, महंगाई हमने देखी है कि एटलीस्ट इस क्वार्टर में तो काफी ज्यादा हिट होते हुए दिखी है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज के हिट हुए हैं और वहां पर फ्यूल कॉस्ट कह लें, एम्प्लॉय कॉस्ट कह लें, ये काफी बड़े हैं इस क्वार्टर में। उस लिहाज से मुझे लगता है कि जिन कंपनियों में ज्यादा डेट है उनमें, क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक साथ ही चलते हैं और इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी हार्डन हुए हैं, हमने ऐसा देखा है। और हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि सेंट्रल बैंकर्स के पास जो भी कह लें कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं वो रेट बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है ज़्यादा, तो उन्होंने रेट बढ़ाया भी है। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि जो भी बड़ी कंपनियां जहां पर कि डेट ज़्यादा है तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जहां पर डेट ज़्यादा है उन कंपनियों को अवॉइड करें, रिड्यूस करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वैल्यू स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। हो सकता है कि इसमें पावर स्टॉक्स भी चले, क्योंकि अभी एनर्जी के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा देखा गया है कि जो एनर्जी के प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं, वहां से कुछ जरूर उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा टेपर हो जाए।
ठीक है, तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में थोड़ी नीचे आ सकती है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में जब महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स भी साथ साथ बढ़ते हैं, तो ऐसे में आपको अपने पोर्टफोलियो में जो डेट वाली कंपनी जिसमें कर्ज काफ़ी ज़्यादा होता है उन कंपनियों का वेटेज कम करना चाहिए और वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस या ज़्यादा वेटेज है वो बढ़ा देना चाहिए, ऐसा हमें संतोष सर बता रहे हैं। अच्छा सर, वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो मंदी की चिंता है वो गहराती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच भारतीय शेयर बाजार में हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशकों की वापसी होती दिख रही है। आपके हिसाब से भारतीय कंपनियों के लिए आगे जो पॉजिटिव बातें हैं वो क्या हो सकती हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भारतीय बाजारों में वापस लौट रहे हैं? और दूसरा सवाल ये भी है इसके साथ में कि क्या विदेशियों की जो भारत की वापसी हो रही है आपको वो टिकाऊ नजर आ रही है सर? देखिए, दो तीन चीजें हैं इस एस्पेक्ट्स में जो कि मैं रखना चाहूंगा, जहां पर कि पहली चीज कि भारत जो कि एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, जो कि हम खुद प्रोड्यूस करते थे और खुद यूज करते थे उसको, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया एंडेवर है, उसके कारण मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब हम एक एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ बातें चल रही हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सिचुएशंस काफी चेंज होते हुए नजर आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिनेरियो है और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे इससे, कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा और पूरे अगर इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ देखें तो इंडिया एक लीडर की तरह नजर आता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो स्मार्ट मनी है दुनिया में वो हमेशा ग्रोथ को चेज करती है, और ग्रोथ को चेज करते हुए इंडिया एक वो मार्केट होगा जहां पर कि ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी आने वाले दिनों में, जिस तरह का गवर्नमेंट का एंडेवर है। और प्राइवेट सेक्टर्स भी जो केपेक्स है लाइंड अप हैं, पीएलआई की जो स्कीम्स हैं जिसके कारण कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, इवन फॉरेन कंपनीज भी और इंडियन कंपनीज भी, कि मेक इन इंडिया किया जाए। तो वो सारी चीजें से लगता है कि ग्रोथ रहेगी, और ग्रोथ रहेगा अगर इंडिया में तो एफआईआई की निवेश जरूर वहां रहेगी, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा ग्रोथ को चेज करते हैं। चलिए, तो भारत उभरते बाजारों में देखें तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और हमेशा जो स्मार्ट मनी है वो ग्रोथ को ही चेज करती है। तो उस लिहाज से एफआईज का जो पैसा भारतीय बाजारों में आ रहा है वो हमें संतोष से बता रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए भी वो सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि बाजार में आजकल जो बेयर रैली है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल के आप मूव को लेकर एक बाउंस बैक के तौर पे ज्यादा देखा जा रहा है, जो शायद लॉन्ग लास्टिंग ना हो, ऐसी बाजार में चर्चाएं हैं या तो फिर ऐसे कंसर्न्स हैं आपका। सर, आप तो टेक्नो फंडा दोनों तरह से बाजार को समझते हैं या दोनों विद्याओं को जानते हैं, इन दोनों विद्याओं को जोड़कर इसके मिश्रण से आपको क्या समझ आ रहा है सर? क्या ये सही में एक बेयर रैली आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बेयर रैली है, और इसके पहले भी संदीप जी हम आपसे बात कर चुके हैं कि ये जरूर एक करेक्शन है और फोर्थ वेव का करेक्शन था अगर टेक्निकली देखें इलियट वेव प्रिंसिपल के लिहाज से, और फाइनल लेग में हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ बुल मार्केट हम कह सकते हैं कि आफ्टर अ पॉज और आफ्टर ए करेक्शन एक कंटिन्यूएशन ऑफ बुल मार्केट मैं देख रहा हूँ। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर इतनी बड़ी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो इस लिहाज से लगता नहीं है कि ये एक बेयर मार्केट रैली है, और कोई भी मतलब तरीके से देख लें तो मुझे नहीं लगता है कि बेयर मार्केट रैली होनी चाहिए ये। और यहाँ से भी काफी ज्यादा आसार हैं कि निफ्टी एटलीस्ट मुझे लगता है कि टेक्निकली 20,000 के ऊपर जाना चाहिए, और फंडामेंटली भी अगर आप देखें तो फंडामेंटल भी क्वाइट इन प्लेस हैं। केवल चिंताएं ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि लास्ट के 1-2 क्वार्टर से घटे हैं, लेकिन शायद ये फिनोमेना ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जैसा देख के लग रहा है कि शायद 1 और 2 क्वार्टर के फिनोमेना हो, और उसके बाद फिर से रिजम्पशन ऑफ बुल मार्केट होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बेयर मार्केट रैली नहीं, रिजम्पशन ऑफ बुल मार्केट से, और कोई भी करेक्शन अब इस रैली में अगर आता है तो दैट विल बी अ पॉइंट टू एंटर इनटू दी लॉन्गर टर्म बुल मार्केट। ठीक है, तो ये कोई बेयर मार्केट रैली नहीं है, संतोष सर हमें बता रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ बुल मार्केट है, यानी कि जो तेजी का मार्केट है उसका एक विस्तार है, उसका कंटिन्यूएशन है। यहाँ से कोई भी गिरावट आएगी, कोई भी करेक्शन आएगा तो उसे आप एंटर करने के लिए यानी कि खरीदारी करने के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो हम बेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो फिर करेक्शन में एंट्री की बात हो रही है, इसमें फिलहाल ऐसा पूरा सिनेरियो जो पेंट किया जा रहा है वो ऐसा है कि
मार्केट में जो रिस्क है वो शायद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाल में जो अपमूव आया मार्केट में उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट के जो वैल्यूशंस हैं वो फिर से जो 15,183 का हमने लो बनाया था 17 जून को, उसके बाद से जो हमने एकाएक कुछ ही दिनों में जो 2200 पॉइंट के आसपास की रैली देखी निफ्टी में, उसके बाद से वैल्यूशंस भी अब फिर से हायर जोन पर पहुंच गए हैं। तो कुछ निवेशक अभी भी ऐसे हैं जो ज़्यादा रिटर्न के लिए, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए प्लीज कुछ ऐसे सेक्टर सुझाएं या कुछ ऐसे शेयरों के नाम बताएं जो हाई रिस्क एपेटाइट वाले जो निवेशक होते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकें। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो कोविड का डिसरप्शन आया और उसके बाद इंडिया में जो चीज हम देख रहे हैं वो केमिकल सेक्टर में काफी ज्यादा हलचल देख रहे हैं और काफी ज्यादा ऑर्डर्स जो है इंडिया के मार्केट में आ रहा है, क्योंकि चाइना +1 की जो नीति पूरी दुनिया ने अपनाई है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेट होना चाहिए, और उस पर इंडिया काफ़ी खरा उतरा है। इंडिया की काफ़ी कंपनियां उस चीज़ को कैपिटलाइज कर पाई हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में केमिकल सेक्टर में हमने ऑलरेडी एक रैली देख चुके हैं सारी कंपनियों में, लेकिन हेंस फोर्थ भी क्योंकि सारी कंपनियों के केपेक्स लाइंड अप हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन सारे कंपनियों में जो कि इस सेक्टर में हैं, केमिकल सेक्टर में, आप दीपक नाइट्रेट की बात कर लें या फिर आरती इंडस्ट्री की बात कर लें, बालाजी माइंस की बात कर लें, ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि काफी अच्छा केपेक्स लाइंड अप है। हेल्थस्पोर्ट भी यहाँ पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो गिरावट में जरूर निवेश करने की सलाह होगी। तो दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, बालाजी अमीन्स, ये कुछ ऐसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन ये पूरे सेक्टर की जहां तक बात है तो यहाँ पे बहुत बड़े केपेक्स यानी क्षमता विस्तार के जो खर्च है वो लाइंड अप है। तो उस लिहाज से कोई अगर ज़्यादा जोखिम लेकर ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है तो केमिकल सेक्टर के कुछ जो स्टॉक्स हैं जो नाम लिए हैं संतोष सर ने, उनमें आप निवेश करके चल सकते हैं। चलिए, तो बीएससी ग्रीनेक्स के शेयरों में निवेश और बाजार से जुड़ी खास चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। संतोष सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने एक एक करके सवाल रखते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं। सर, पहला सवाल बेगूसराय बिहार से संजीव कुमार जी का है। उन्होंने इस साल जनवरी में डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट के 10 शेयर करीब 4,300 रुपए के भाव पर खरीदे थे। वैसे तो संजीव जी ने 5,900 के हाई से गिरावट के बाद ये शेयर खरीदा था, पर इनकी खरीद के बाद भी ये शेयर 3,200 तक भी फिसल गया था। अब ये रिकवर हुआ है नीचे से 4,250 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी संजीव जी को अभी भी नुकसान ही हो रहा है। तो संजीव जी को जानना यह है कि क्या वो इस स्टॉक में रुके, यानी 5,900 के जो लेवल्स देखे उन्होंने करेक्शन के बाद खरीदा था, क्या वो जो हाईज हैं इस स्टॉक के डीमार्ट के, क्या वो दोबारा लगने की उम्मीद है सर? देखिए, सबसे पहली चीज कि जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है उनका नजरिया कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है कि 4100 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें स्टॉक में। अगर उसके नीचे फिसलता है तो हो सकता है कि हम निचले स्तरों तक और चले जाएं। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं कंपनी के, लास्ट ईयर देख लें, लास्ट क्वार्टर देख लें, काफी बेहद अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। और लेकिन कंपनी के वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हैं। तो दो चीजें हैं, कंपनी अच्छी ग्रोथ, रन रेट अगर ग्रोथ का देखेंगे तो काफी हाई है, और उसी के साथ मार्केट उनको वैल्यू भी ज्यादा दे रहा है। तो दो चीजें आपके सामने हैं कि एक वैल्यूएबल स्टॉक्स जो कि काफी ज्यादा चल चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको निचले स्तरों पर जरूर इसमें और एवरेज करना चाहिए। और फिलहाल टेक्निकली जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि 5,000 तक जो है इन अ वेरी नियर टर्म जाना चाहिए, एटलीस्ट नियर टू मीडियम टर्म के लिहाज से 5,000 तक का लक्ष्य इस स्टॉक में हो सकता है। लेकिन सर, जैसे आप कह रहे हैं कि ये लंबी अवधि का अगर नजरिया लेके चलें तो क्या फिर ये 5,900 का जो इसने ऑल टाइम हाई छुआ था वो आ जाएगा? चार्ट पे नजर आ रहा है ये? डेफिनेटली अगर बहुत लंबी अवधि का नजरिया है, चूंकि बिजनेस एक्सपेंशन में है, आप देखें केवल और केवल प्रेजेंस इनका वेस्टर्न इंडिया में भी ज्यादा है, और कह लें साउथ इंडिया या फिर नदर्न इंडिया या ईस्टर्न इंडिया में अभी प्रेजेंस कम है। तो मार्केट इसी का ग्रोथ जो है, अगर पी रेशियो देखेंगे 100 के ऊपर है, तो उसी का दे रहा है कि अभी भी ग्रोथ के काफी प्रोस्पेक्ट्स हैं कंपनी में। और जिस तरह से कंपनी के मार्जिन एक्सपेंशन देख लें या प्रॉफिट एक्सपेंशन हुई है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो सारी चीजें होंगी, बट एक टाइम लैग जरूर होगा। लंबी अवधि में वो टारगेट जरूर अचीव हो सकते हैं। ठीक है संजीव जी, आपके लिए राय है कि अगर आप ट्रेडर हैं यानी कि छोटी अवधि के लिए आपने निवेश किया है तो आपको 4,100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। छोटी अवधि में ही 5,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं।
अगर आप लंबा रुक सकते हैं, जैसे हमें संतोष सर कह रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, फिर जो ऑल टाइम हाइस लगे थे, जो आपका सवाल है, वहां तक भी ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन ये ग्रोथ बहुत अच्छी दिखा रही है कंपनी, जिस वजह से बाजार इस स्टॉक को पसंद करता है। संतोष सर, दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। ये कोटा राजस्थान से सचिन मित्तल जी ने हमें भेजा है और ट्विटर के जरिए हमें मिला है। उन्होंने इस साल फरवरी में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के 200 शेयर 104 रुपए के भाव पर खरीदे थे, जब इसमें एक डिप आया था 135 रुपए तक जाने के बाद अब ये शेयर दोबारा 107 रुपए के आसपास आ गया, यानी सचिन जी के भाव से हल्का ऊपर है। सचिन जी ने पूछा है कि SCI के शेयर में उनको कब तक अच्छा मुनाफा हो सकता है, यानी कि वो कब तक होल्ड करें शेयर को? देखिए, इनके जो नतीजे आए हैं जून तिमाही के, उसमें थोड़ी निराशा जरूर है स्टॉक में, और उसी के कारण हम इसके भाव को गिरते हुए देखा है। लेकिन 104 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के कंपनी में बने रहे स्टॉक प्राइस। मुझे लगता है कि अगर इनको लॉजिस्टिक या इस तरह से इसी तरह के क्षेत्र में इनको रहना है तो एल कार्गो लॉजिस्टिक मुझे लगता है कि एक बढ़िया कंपनी है, जहाँ की काफी अच्छे ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के। तो वहां पे अगर स्विच कर जाएं, लेकिन अभी मौजूदा स्तर पे आप होल्ड करें 104 का, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस बना के रखें कंपनी। तो सचिन जी, आपके लिए राय है कि 104 रुपए ये लेवल को आप याद रखिए, इसे स्टॉप लॉस के तौर पे लगा लीजिए। अगर इसके नीचे चला जाता है शेयर तो आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। आपको विकल्प भी दिया है संतोष सर ने कि अगर आपको इसी लॉजिस्टिक स्पेस में रहना है तो अल कार्गो लॉजिस्टिक्स एक ऐसी कंपनी, ऐसा स्टॉक है जिसमें आप चाहें तो अपना निवेश बना सकते हैं। तीसरा सवाल गुड़गांव की छवि सिंह का है, जो उन्होंने हमें ईमेल के माध्यम से भेजा है। छवि जी को ये जानना है संतोष सर कि क्या अच्छे तिमाही नतीजे घोषित होने के आधार पर किसी शेयर में दाव है वो लगाना चाहिए या नहीं? देखिए, दो चीजें हैं। हमेशा जो रिजल्ट हो गया है संदीप जी, मतलब आप जब कभी भी हम जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक लुकिंग ग्लास से पीछे की तरफ देखते हैं और विंडशील्ड से सामने की तरफ देखते हैं। तो जो तिमाही नतीजे अच्छे आए, मतलब हम लुकिंग ग्लास की तरफ पीछे देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दोनों तरफ देखना चाहिए, विंडशील्ड की तरफ ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट्स वहीं से निकलते हैं। और वैसी ही कंपनियों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जिनके नतीजे भी अच्छे आए हैं और जहां पर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, तो उसमें लॉरस लैब, एक्रिसिल बोल के कंपनी है जो कि किचन वेयर बनाती है, काफी अच्छे क्वास किचन बनाती है और उसमें प्रॉस्पेक्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। पेपर में अंडरलाइन चूंकि कमोडिटी में काफी अच्छी तेजी है, तो जेके पेपर में काफी अच्छे केपेक्स भी कर चुकी है हाल फिलहाल, और वेस्ट कोस्ट पेपर को आप देख सकते हैं। लेकिन करंट लेवल पे मैं कहूंगा कि केवल 20 से 25% ही केवल आप लें और गिरावट में इन सारे शेयरों में निवेश करें। ओके, तो छवि सिंह जी, आपके लिए राय साफ तौर पे आ गई है कि ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनके नतीजे अच्छे आए हैं और जिनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उनमें कुछ 4-5 नाम भी हमें संतोष सर ने बताए हैं, जिसमें लॉरस लैब है, एक्रिसिल नाम की कंपनी है। इसके अलावा पेपर स्पेस में 2 स्टॉक्स बताए हैं, जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि अभी केवल आपको अपनी जो टोटल पूंजी है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, तो उसमें से 20 से 25 रुपये ही आपको निवेश करने हैं और बाकी जो रकम है आपको गिरावट आने पर निचले स्तरों पर इन शेयरों में निवेश करनी है। चलिए, तो इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम दर्शकों को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सटीक जानकारी देकर उनकी समझ को बढ़ा सकें। और सर, आपने जो सवालों के जवाब दिए हैं उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। संतोष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वंस अगेन।